तो क्या आप ये चीज़ देखने में इंटरेस्टेड हो कि स्मैकडाउन की तरफ मंडे नाइट रॉ भी 2 घंटे की हो जाए? अब रिसेंटली आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बहुत बड़ा चेंज हुआ है। निक खान एंड स्टेफनी मैकमैन को सीईओ बन चुके हैं। इसके अलावा ट्रिपल एच क्रिएटिव के हेड बन चुके हैं और इसी चीज़ की वजह से इंटरनेट के ऊपर एक पिछली वीडियो दोबारा से ट्रेंड हो रही है, जहां पर ट्रिपल एच स्टोन कोल्ड के साथ पॉडकास्ट के एपिसोड में बैठे हुए हैं और यहाँ पे ट्रिपल एच कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि शायद आप सच होती हुई दिखाई दे सकती हैं। इस इंटरव्यू के अंदर ट्रिपल एच कह रहे हैं कि अगर मैं कुछ चेंज कर सकता तो मैं जो है शो को 2 घंटे का करता, क्योंकि जो तीसरा थर्ड आवर होता है उसको राइट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है और मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता है कितना मुश्किल है। इट इज़ जस्ट रियली डिफिकल्ट। ऐसा क्या है कि उन्होंने जो है कहा है कि जो तीसरा घंटा होता है उसको लिखना काफ़ी मुश्किल होता है। तो आप देखो क्या सिनेरियो है। विंस मैकमैन 3 घंटे का शो अब तक करवाते थे मंडे नाइट रॉ का, जो कि चला हुआ आ रहा बहुत टाइम से, इसको काफ़ी टाइम हो चुका है। आप क्योंकि ट्रिपल एच क्रिएटिव के हेड बन चुके हैं, उनके हाथ में कंट्रोल है, तो ये चीज़ पॉसिबल है कि अगर ट्रिपल एच को इस चीज़ से इतनी ज़्यादा नफरत है, उनको ये चीज़ पसंद नहीं है, तो शायद वो मंडे नाइट रॉ को भी 2 घंटे का शो करवा सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये पूरी चीज़ ट्रिपल एच के हाथ में नहीं है कि वो 2 घंटे का शो करवाएंगे। इसमें जो है स्टेफनी मैकमैन, निक खान का भी बड़ा रोल होगा और उससे भी बड़ा रोल इसमें यूएसए नेटवर्क का होगा, क्योंकि अब भी आपको पता है यूएसए नेटवर्क के ऊपर 3 घंटे, जैसे किसी चैनल के ऊपर 2 घंटे का शो आ रहा है अभी, अब उसको 3 घंटे का करना होगा तो 1 घंटा वो किसी शो का तो खाएगा ना। और अगर 3 घंटे का शो 2 घंटे का हो रहा है तो फिर किसी एक चीज़ को ऐड करना पड़ेगा। तो यूएसए नेटवर्क की भी यहाँ पर परमिशन होनी जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा होगा उसको लेकर भी काफी सारे क्लॉज हो सकते हैं। तो इतना आसान नहीं है ये चीज करना, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अगर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है ट्रिपल एच को तो शायद ये चीज वो चेंज करते हुए दिखाई दे सकते हैं। बट हाँ, ये एक आइडिया है, अभी ये मैं सोचना कि अभी से होने वाली है रॉ चेंज, बट हाँ ऐसा ट्रिपल एच आने वाले टाइम में कर सकते हैं, क्योंकि अब वो जो है बन चुके क्रिएटिव के हेड और बाकी जो सीईओज हैं वो भी चेंज है। तो एक बड़ा चेंज ये भी आपको देखने को मिल सकता है इस नए चेंज के बाद जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आया है। रे मिस्टीरियो एंड डोमिनिक मिस्टीरियो की बात करते हैं तो अब शायद रे मिस्टीरियो भी इंटरेस्टेड हैं कि वो जो है डोमिनिक के साथ एक फ्यूड करें। रिसेंटली एक इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कहा कि देखो, जब डोमिनिक आया भी नहीं था रिंग के अंदर तो हम ये बात सोचते थे कि यार कैसा होगा अगर हम दोनों रेसल करें और उसके बाद हम दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाएं, या तू मेरे ऊपर टर्न हो जाए मैं तेरे ऊपर टर्न हो जाऊं। उन्होंने कहा कि अभी तक वो जो है टाइम सही आया नहीं है, तो इस वजह से ये चीज़ आपको देखने को मिली नहीं है। लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा कूल होगी करने में, ऐसा रे मिस्टीरियो कहने लगे, जबकि पहले मिस्टीरियो कहते थे कि नहीं नहीं मैं अपने बेटे के अगेंस्ट में नहीं लड़ सकता। तो ये भी एक हिंट है कि शायद आपको मिस्टीरियो जो है जल्दी से अलग होते हुए दिखा और फ्यूड करते हुए दिखाए जाए, मतलब कि बाप एंड बेटे की फ्यूड डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। मैं तो ऐसे देखने में इंटरेस्टेड हुई है। मिस्टीरियो के लिए इमोशनली थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट हाँ हमको तो मजा आएगा देखने में, इसमें कोई भी शक नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं विंस मैकमैन के प्लान्स के बारे में, जो कि उन्होंने एज एंड बेथ फिनिक्स को लेकर सोचे हुए थे। तो समर स्लैम वीकेंड के लिए बेथ फिनिक्स एंड एज दोनों आ रहे थे। ये प्लान्स तब तक थे जब तक विंस मैकमैन ने अपनी जो सारी रिटायरमेंट है उसको अनाउंस नहीं किया। तो एक्सपेक्टेड है अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कोई प्लान वगैरह चेंज नहीं कर रही तो आपको ये दोनों सुपरस्टार समर स्लैम के अंदर किसी कैपेसिटी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। अब एज के चांसेस तो आपको पता ही है पूरे ही हैं, इवन उनके चांसेस तो रॉ में भी थे आने के, रिपोर्ट्स तो पूरी पक्की आ गई थी, लेकिन शायद विंस मैकमैन के रिटायरमेंट वगैरह की वजह से कुछ उसमें भी चेंज हुआ है। तो देखो अब क्या होता है एज एंड बेथ फिनिक्स का सीन। वैसे इस समय एज काफी हॉट नेम चल रहा है, क्योंकि जो डब्ल्यूडब्ल्यूई उनके विनियर्स दिखा रहे हैं मिस्टीरियस वाले, उसमें फैंस काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। जिगलर ने थियरी के बारे में कुछ कमेंट किया और ये बात आपको ज़रूर सुननी चाहिए। वैसे तो हमको टेलीविजन के ऊपर जिगलर एंड थियरी अलग अलग ऐसे लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब इंटरव्यू में बात आई थियरी के बारे में बात करने की, तो जिगलर ने कहा कि 2018 से पहले हर कोई कह रहा था कि नए बंदे कहाँ हैं, ये जो ऐसे टाइटल है मेन इवेंट के अंदर क्यों नहीं है, हमको नए नए सुपरस्टार्स क्यों नहीं देखने को मिल रहे। लेकिन अब क्या हो रहा है, जब थियरी एक बंदा जो कि अपना नाम बनाने निकला है, तो हर किसी बंदे को उससे प्रॉब्लम हो गई है। क्या ये वो बंदा नहीं है जो कि फैंस को चाहिए था नए स्टार के नाम पे? मुझे ये समझ में नहीं आती कि थियरी को लेके जो है क्राउड इतना ज़्यादा नेगेटिव क्यों है, क्योंकि बहुत सारे लोग एक्चुअल में, चलो एक तो होता है कि सुपरस्टार्स को हील कैरेक्टर में रह के नापसंद करना, लेकिन कुछ लोग ऐसे जो कि थियरी को बिल्कुल ही बकवास वाहियात समझते हैं, उनकी स्किल्स टैलेंट को भी कोई नहीं देखता, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। बट आई थिंक उस नज़रिए से नहीं देखना चाहिए थियरी को, क्योंकि उनके अंदर टैलेंट है। अगर कोई बंदा क्राउड की जला सकता है तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ा टैलेंट है, ये अपने आप में अकेला ही बहुत बड़ा टैलेंट है। भले उसको रेसलिंग ना है, वो भी एक बार को साइड में रख दे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई को ऐसे बंदे चाहिए होते हैं अपने बेफेस सुपरस्टार्स को ओवर करने के लिए, एटलीस्ट ये काम तो वो कर ही सकते हैं। तो जिगलर का भी यहाँ पर सिमिलर ही मानना है। अब आपका क्या मानना है इसके बारे में, आज बताना कमेंट सेक्शन में आपके ऑनेस्ट थॉट्स क्या हैं थियरी के बारे में। बिगी ने अपनी रिहैब के बारे में, रिकवरी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें रिवील करी हैं और उन्होंने कहा कि देखो भैया, मैं भले ही टेलीविजन के ऊपर नहीं आ रहा, लेकिन पैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई मुझे पूरे दे रही है, और इस बात के लिए
वो WWE को अप्रिशिएट भी करते हैं कि मेरा जो सारा खर्चा पानी है, मेरी इंजरी का, मेरे सारी रिकवरी चीज़ का, वो WWE के एक्सपेंस पे ही हो रहा है, इसमें मेरा कुछ भी रोल नहीं है। तो ये काफ़ी एक अच्छी बात है जो कि WWE की मुझे लगती है कि अगर आप कंपनी के साथ साइंड हो तो एज सुपरस्टार अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो उस चीज़ में पूरा जो जिम्मा है उसका WWE उठाती है। ऐसा हर किसी कंपनी को करना चाहिए। वैसे ऑलमोस्ट अब सारे प्रमोशन के अंदर ऐसा होता ही है, बट हाँ बिगी जो है काफ़ी खुश हैं WWE के इस तरीके के रिस्पॉन्स से जब उनको इंजरी हुई उसके बाद। सेथ रॉलिंस के समर स्लैम अपोनेंट को लेकर कुछ अपडेट है आपको बताने के लिए। तो रिपोर्ट्स का मानना ये है कि सेथ रॉलिंस कंपीट कर ही रहे हैं समर स्लैम के अंदर, इस बात में कोई भी शक नहीं है। सेथ रॉलिंस मिस कर ही नहीं सकते समर स्लैम, ये इंटरनल जो रिपोर्ट्स है वो हमको बताती है। इवन बड़ी रिपोर्ट्स और ये हैं कि WWE इस बात को हो सकता है स्मैकडाउन के एपिसोड में जो कि कल होने वाला अनाउंस कर दे कि सेथ रॉलिंस की बुकिंग क्या होने वाली है समर स्लैम के अंदर। इवन ये हो सकता है कि WWE अगर इसको ना करे स्मैकडाउन के अंदर तो समर स्लैम से पहले सोशली डिजिटली ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर इस बात को WWE अनाउंस करे कि सेथ रॉलिंस का रोल क्या होने वाला है समर स्लैम के अंदर। तो भाई टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आराम से जो है आपको सेथ रॉलिंस देखने को मिलेंगे समर स्लैम के अंदर। WWE प्लान बना के रख चुकी है उनके बारे में। ये जो रिडल और सेथ रॉलिंस का मैच उन्होंने कैंसिल किया वो क्रिएटिव रीजन की वजह से था, एंड क्योंकि वो मैच कैंसिल हो ऑलरेडी जो होने जा रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अब चीज़ होने वाली है वो शायद बड़ी हो सकती है। इसको वैसे मैंने कल भी डिस्कस किया, ट्रिपल थ्रेट मैच में भी हो सकते हैं वो, कुछ एज के भी रूमर्स आ रहे हैं, कुछ जॉनी गार्गानो के भी रूमर्स आ रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं। मज़ेदार रहेगा वैसे देखना सेथ रॉलिंस को समर स्लैम के अंदर कि ट्रिपल एच उनको किस वे में बुक करते हैं। समर स्लैम की कुछ अंदर से हमको फुटेज वगैरह भी देखने को मिल रही है, जैसे कि आप लोग इस वीडियो के अंदर देख सकते हो। ये कुछ अभी जो कंस्ट्रक्शन का काम है समर स्लैम का वो चल रहा है और क्लियरली इसको देख के पता लग रहा है कि ये स्टेडियम साइज इवेंट वाला पूरा फील है, क्योंकि वो स्टेडियम साइज वाले इवेंट में हमने देखा कि ऊपर से वो जो है ऐसे बीच में स्ट्रक्चर सा खड़ा कर देते हैं बिल्कुल। तो अभी स्टेज वाला तो नहीं दिखाई दे रहा मुझे यहाँ पे सीन, अभी ये जो है इस कंस्ट्रक्शन का ही है। आई थिंक अभी एक आध दिन में कुछ और भी वो स्टेज वगैरह के डिज़ाइन वगैरह पता चल जाएंगे। वैसे WWE ने एक बड़ी खतरनाक सी ना वीडियो पैकेज डाला है समर स्लैम का, कुछ ड्रोन वगैरह से पता नहीं कैसे करके, कुछ फोटोज वगैरह मैं लगा दूंगा यहाँ पर, आप देखना भाई ये बहुत कमाल की और कूल लग रही है। और जितनी हाइप है समर स्लैम की उसको भी ज़्यादा इस पैकेज ने बढ़ाने का काम किया है। तो एक्साइटमेंट तो फुल है भाई समर स्लैम की। देखते हैं अब क्या ये एक्सपेक्टेशन पे खरा भी उतरता है या फिर नहीं। डीमन फिन बैलर के बारे में रिसेंटली एक स्पेकुलेशन बड़ी आनी शुरू हो गई है और वो ये है कि आपको बहुत जल्दी डीमन बैलर का कमाल देखने को मिलेगा, मतलब फिन बैलर का कमाल देखने को मिलेगा डीमन बैलर के साथ में, क्योंकि जो डीमन बैलर वाला पर्सोना है वो ट्रिपल एच का फेवरेट कहा जाता है। और वैसे हमने देखा कि जो डीमन बैलर है वो हार चुका है, उसकी जो स्ट्रीक थी मेन रोस्टर के ऊपर वो टूट चुकी है। वैसे तो वो हारा भी है NXT के अंदर, लेकिन हमने जब से मेन रोस्टर में देखा वो नहीं हारे थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ट्रिपल एच उस वाले कैरेक्टर को जो है फिर से रिवाइव करेंगे, क्योंकि फैंस के बीच में वाला कैरेक्टर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और वैसे भी हमने सुना नहीं था रिसेंटली कि जजमेंट डे को लेकर WWE कुछ मिस्टीरियस चीज़ें दिखाएगी, कुछ चमत्कारी चीज़ें दिखाएंगे। और चमत्कारी चीज़ें कौन कर सकता भाई, डीमन बैलर ने तो वो करके दिखाया रोमन रेंस वाली स्टोरी लाइन के अंदर भी। तो फिर ये चीज़ बहुत जल्दी आपको ट्रिपल एच के कंट्रोल में देखने को मिल सकती है, एंड आई थिंक सही भी है। फैंस इसको देखने में काफ़ी इंजॉय करेंगे, इसको देखने में मज़ा भी बहुत ज़्यादा आएगा। वीर मान का रिसेंटली एक इंटरव्यू होता है सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के साथ, और वो यहाँ पे कह रहे हैं कि रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के मैच में वो तो रोमन रेंस की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि फिर उनको रोमन रेंस के साथ दो हाथ भी करने हैं, ऐसा करके जो है ऑलरेडी उन्होंने वॉर्न करना भी शुरू कर दिया है। वैसे हर कोई बंदा पीछे नहीं पड़ा हुआ है रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के, उधर से अभी ड्रू मैकिंटायर शेमस अपनी कहानी कर रहे हैं, थियरी भी बात कर रहे हैं, फिर बॉबी लैशली भी कह चुके हैं, वीर महान भी ऑब्वियसली पढ़ेंगे भी, क्योंकि जो दोनों चैंपियनशिप है वो इसी फ्यूड में इन्वॉल्व है। फ्यूड के नाम पे हमको क्या देखने को मिल रहा है, फ्यूड के नाम पे हमको अब तक तो कुछ भी देखने को नहीं मिला। लेकिन चलो इसी से रिलेटेड बात करते हैं कल के स्मैकडाउन के बारे में। तो कुछ चीज़ें WWE ने एडवर्टाइज कर दी हैं। एक तो आपको डॉनी ब्रुक मैच देखने को मिलेगा, वो जो शेमस की लठिया है उसका मैच हमको देखने को मिलेगा ड्रू मैकिंटायर के साथ में। जो भी जीतेगा क्लैश एट द कासल में उसको टिकट मिल जाएगा रोमन रेंस के साथ, सॉरी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के साथ रेसल करने का। इसके अलावा ये अलिया और शेमस क्या इसके बारे में फर्क पड़ता है, न्यू डे और वाइकिंग रेडर्स का भी मैच होगा। लेकिन कल इंटरेस्टिंग देखना ये रहेगा कि ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस शो के ऊपर क्या करते हैं, क्योंकि अभी तक तो इनको आमने सामने भाई क्या मैं क्यों छोड़ो यार मत बात करो इसके बारे में, ठीक है। चलो कल स्मैकडाउन में देख लेंगे क्या WWE दोनों सुपरस्टार्स के बीच करती है और क्या लाती है आमने सामने या नहीं। इमेजिन करो समर स्लैम का होम एडिशन है स्मैकडाउन का, अभी तक एक बार भी आमने सामने नहीं आया और इस वाले शो में भी नहीं आते। वैसे मुझे लगता है कि अगर अवेलेबिलिटी होगी तो पक्का ट्रिपल एच तो जुगाड़ करेंगे ही लाने का, क्योंकि अब ये विंस मैकमैन के कंट्रोल में शोज नहीं चल रहे, ये ट्रिपल एच के कंट्रोल में शोज चल रहे हैं और CEOs भी बदल चुके हैं WWE के। तो अब मेरी एक्सपेक्टेशन एटलीस्ट कुछ है भैया, एक्सपेक्टेशन पे कुछ अच्छा कर देना ट्रिपल एच, क्योंकि तुम्हारा लास्ट मैन स्टैंडिंग लास्ट टाइम अगर इतना बड़ा मैच करे तुमने एडवर्टाइज किया और अगर अभी आमने सामने नहीं आ रहे तो फिर तो भाई क्या ही कमेंट कर सकते हैं इस बारे में। खैर आज की जो वीडियो थी वो यहीं तक की थी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो।